हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 9 फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए 28 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हुए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है 28 जुलाई और 28 जुलाई को मनाया जाता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस। यह हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन हेपेटाइटिस वायरल के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और वैश्विक कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2024 का थीम जो है यह कार्य करने का समय है, यह इसकी थीम है। देखिए, विश्व हेपेटाइटिस एलायंस की स्थापना 2007 में हुई थी और 2008 में पहला सामुदायिक संचालित विश्व हेपेटाइटिस दिवस आयोजित किया गया था। देखिए, यह नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर बारूक बलमर्ग की जयंती को उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है। 1967 में उन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस यानी HBV वायरस की खोज की और वायरस के लिए एक नैदानिक परीक्षण और टीका विकसित किया था। देखिए, प्रारंभ में जो है हेपेटाइटिस दिवस जो है 19 मई को मनाया जाता था। बाद में 2010 में इसे 28 जुलाई को स्थानांतरित कर दिया गया। हर साल करीब 1.34 मिलियन लोग इस बीमारी से प्रभावित होते हैं। WHO का लक्ष्य है कि 2016 से 30 के बीच नए हेपेटाइटिस संक्रमणों को 90% और मौतों को 65% कम करना है। देखिए, हेपेटाइटिस होता क्या है तो बता दें इसके बारे में। तो यह आकृति में की सूजन है जो विभिन्न प्रकार के संक्रामक वायरस, गैर संक्रामक एजेंटों के कारण होती है। हेपेटाइटिस बी जो है मुख्यतः 5 प्रकार के रूप में होते हैं, A, B, C, D और E। लेकिन मृत्यु का जो सबसे बड़ा कारण है हेपेटाइटिस बी और सी है, इसमें सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने किसे जोन के अध्यक्ष के रूप में चुना है? तो ये संजय कपूर जी को चुना गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, FICF की वार्षिक बैठक में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने सर्वसम्मति से इस फैसले पर मोहर लगाई है। अहमदाबाद में हुई AICF की इस वार्षिक बैठक में डॉक्टर संजय कपूर को 4 साल के लिए जोन अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बात करते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की। तो यमन में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ये सुहेल एजाज खान को नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं तो देखिए, सऊदी अरब साम्राज्य में भारत के राजदूत थे सुहेल एजाज खान को यमन गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। अब बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो देखिए, भारत और किसके बीच 26 जुलाई को चोरी हुई भारतीय कलाकृतियों को वापस लाने के लिए एक सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? याद रखेंगे, सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। ये अमेरिका के साथ किया गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत से अमेरिका में प्राचीन वस्तुओं की अवैध तस्करी को रोकने और उस पर अंकुश लगाने के लिए पहली बार सांस्कृतिक संपदा समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। समझौते के अनुसार दोनों देश पुरातात्विक और नृवंश विज्ञान सामग्री के अवैध व्यापार, आयात निर्यात और तस्करी को रोकने और निषेध करने के लिए मिलकर काम करेंगे। देखिए, ये फैसला जो है 46वें जो हेरिटेज यूनेस्को के सम्मेलन चल रहे हैं उसी में यह फैसला लिया गया है। बात करते हैं अगले करंट अफेयर की। तो देखिए, कमला हैरिस ने आधिकारिक तौर पर अमेरिकी उम्मीदवार के लिए अपने उम्मीदवारी की घोषणा कर दिया और ये डेमोक्रेट पार्टी से उम्मीदवार होंगी राष्ट्रपति पद की। देखिए, 1976 से अब तक 358 पुरावशेष वापस भारत में आ चुके हैं। इनमें से 345 2014 के बाद वापस लाए गए हैं। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। पूर्व सांसद थीरू मास्टर मथन का निधन हो गया है, ये किस राज्य से थे? ये तमिलनाडु से थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं एक और करंट अफेयर। तो देखिए, 2001 से 2004 तक इंडोनेशिया के अभिनेता रहे एक और हमजा हज का निधन हो गया है। वह 84 वर्ष के थे। राष्ट्रपति मेघावती सुक्रोड़पुत्री के अधीनस्थ काम करने वाले हमजा को 24 जुलाई को जकार्ता में एक अस्पताल में निधन हो गया था। देखिए, एक और करंट अफेयर। तो पिछले 5 वर्षों में भारत में 628 बाघों की
मौत हुई है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में भारत में प्राकृतिक कारणों और अन्य कारणों से 628 बाघों की मौत हुई है। भारत में बाघों की संख्या 3682 है, जो वैश्विक जंगली बाघों की आबादी की लगभग 75% भारत में है। 1 अप्रैल 1973 को भारत ने बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। देखिए, भारत में जो है 55 बाघ अभ्यारण्य हैं, जो 78,735 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो पीएम मोदी ने सिंकुल्ला सुरंग निर्माण का शुभारंभ किया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह लद्दाख में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, पीएम मोदी द्वारा सिंकुल्ला सुरंग परियोजना का निर्माण कार्य शुरू किया गया, जो दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी। लगभग 15,800 फीट की ऊंचाई पर नीमू पदुम दारचा सड़क पर 4.1 किलोमीटर लंबी ट्विन ट्यूब सुरंग का निर्माण किया जाएगा। देखिए, 1,681 करोड़ रुपए की लागत से इस सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ द्वारा किया जाएगा। यह हर साल 500 मीटर पर क्रॉस पैसेज के साथ सिंकुल्ला सुरंग का निर्माण 2 साल में पूरा होने का अनुमान है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नीति आयोग की कौन सी गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ने की है? तो ये 9वीं बैठक थी इसकी, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं इसका बैठक का क्या मुख्य उद्देश्य रहा। तो देखिए, बैठक का मुख्य उद्देश्य भारत को एक विकसित देश बनाना है। इस वर्ष की बैठक का विषय विकसित भारत 2047, जो मोदी जी ने अपने भाषण में एक बार कहा था। बैठक में विकसित भारत पर विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा की गई। गवर्निंग काउंसिल की बैठक का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार के बीच सहभागी शासन और सहयोग बढ़ाने को बढ़ावा देना है। देखिए, प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष हैं सुमन के बेरी। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं और अमिताभ कांत इनके सीईओ हैं। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। चलिए जान लेते हैं। तो देखिए, एक और बैठक बिमस्टेक बैठक के दौरान एनएसए डोभाल ने आतंकवाद रोधी सहयोग को बढ़ावा देने के आह्वान किया है। याद रखेंगे बिमस्टेक। तो देखिए, 26 जुलाई को बिम्स्टेक समूह की बैठक के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी ने म्यांमार समकक्ष एडमिरल मू आंग से मुलाकात की। याद करेंगे, म्यांमार सरकार के शीर्ष नेतृत्व के साथ यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 1 फरवरी 2021 को सैन्य तख्तापलट के बाद देश में लोकतंत्र की बहाली की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर हिंसक विरोध शुरू हो गए थे। देखिए, म्यांमार के कई हिस्सों में सैन्य जुंटा, यहाँ सैनिकों को जुंटा बोलते हैं, और प्रतिरोधी बलों के बीच भीषण लड़ाई हुई, जिससे कई शहरों में कब्जा कर लिया गया। एनएसए श्री अजीत डोभाल ने 27 जुलाई को नेपिता में आयोजित, याद रखेंगे कहाँ आयोजित हुआ था, तो नेपिता में बिमस्टेक सुरक्षा के प्रमुख 4थी वार्षिक बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। देखिए, बिम्स्टेक के दौरान अजीत डोभाल ने समूह के सदस्यों देश के आतंकवाद से निपटने के लिए मादक पदार्थों की तस्करी, हथियारों की तस्करी और संगठित अपराध से निपटने के लिए सहयोग को मजबूत करने का आह्वान किया है। चलिए जानते हैं एक और बैठक की। तो देखिए, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आसियान विदेश यात्रियों की बैठकों में भाग लिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 25 से 27 जुलाई तक वियतनाम, लाओस में आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। बैठक का आयोजन आसियान फ्रेमवर्क के तहत किया गया। वे आसियान, देखिए कौन कौन से, इंडिया पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय फोरम के प्रारूप में बैठकों में भी भाग लेंगे। इस वर्ष भारत को एक्ट ईस्ट नीति के एक दशक के रूप में मनाया जा रहा है। इस नीति की घोषणा 2014 में 9वीं पूर्वी शिखर सम्मेलन में की गई थी। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो किसने शहरी सहकारी बैंकों को वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए पीसी फ्रेमवर्क
पीसीए फ्रेमवर्क पेश किया है? तो ये आरबीआई ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कमजोर शहरी सहकारी बैंकों यूसीबी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई पीसीए फ्रेमवर्क को मंजूरी दी है। यह त्वरित सुधारवाई कार्रवाई पीसीए फ्रेमवर्क शहरी सहकारी बैंकों यानी यूसीबी पर लागू होगा जिनकी जमा राशि लगभग 100 करोड़ से अधिक है। देखिए, वर्तमान में देश में 1500 यूसीबी हैं जिन्हें 4 स्तरीय वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पीसीए का मुख्य उद्देश्य उचित समय पर पर्यवेक्षी हस्तक्षेप के समकक्ष करना है। पीसीए फ्रेमवर्क का प्रावधान 1 अप्रैल 1925 से प्रभावी होंगे। अब बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो देखिए, पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून किसके द्वारा पारित किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के द्वारा पारित किया गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने एक व्यापक जलवायु परिवर्तन अधिनियम पर हस्ताक्षर करके इसे कानून बना दिया है। देखिए, यह बड़े उत्सर्जनों पर सीमाएं निर्धारित करेगा और प्रत्येक शहर और कस्बे को एक अनुकूल योजना प्रकाशित करने की आवश्यकता होगी। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो किसने एशियाई आपदा तैयारी केंद्र यानी एडीपीसी की अध्यक्षता संभाली है? तो ये भारत ने संभाली है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, भारत सरकार ने प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य राजेंद्र सिंह ने एनडीपीसी की अध्यक्षता संभाल ली है। उन्होंने बैंकॉक थाईलैंड में वर्ष 2024-25 के लिए चीन से एडीपीसी की अध्यक्षता संभाली है। देखिए, एडीपीसी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु तन्यता निर्माण में सहयोग और कार्यान्वयन के लिए एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1986 में बैंकॉक थाईलैंड में एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान यानी एआईटी में एक क्षेत्रीय आपदा तैयारी केंद्र डीएमसी के रूप में हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है बैंकॉक के थाईलैंड में है। भारत और 8 पड़ोसी देश एडीपीसी के संस्थापक सदस्य हैं। ये देश हैं, देखिए एडीपीसी में कौन कौन से देश हैं। तो बांग्लादेश, कंबोडिया, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका और थाईलैंड है। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को कौन सा उपकर लगाने की अनुमति दी है? तो ये खनिज उपकर है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की 9 न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ ने कहा है कि राज्यों की खानों और खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने का संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सुनाया खनन संचालकों द्वारा केंद्र सरकार को दी जाने वाली रॉयल्टी कोई कर नहीं है। इस फैसले से ही खनिज युक्त राज्यों, खासकर पूर्वी भारत के राज्यों के राजस्व में वृद्धि होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खनिजों पर कर लगाने के मामले में राज्य और केंद्र के बीच शक्ति के विभाजन पर भी स्पष्टता प्रदान की है। देखिए, पीठ ने फैसला सुनाया है कि राज्य विधानसभाओं के पास खनिज अधिकारों पर कर लगाने की विधायी शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट निजी खनन कंपनियों द्वारा दायर 80 अपीलों की सुनवाई कर रहा था, जिसमें राज्य सरकारों के अपने क्षेत्र में खनन पर उपकर लगाने का अधिकार को चुनौती दी गई थी। एक और करंट अफेयर, राजभाषा गौरव सम्मान पुरस्कार 2023-24 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति TOLIC ने विशाखापट्टनम में सार्वजनिक क्षेत्र में निगमों यानी PSU को वर्ष 2023-24 के लिए राजभाषा गौरव सम्मान से सम्मानित किया है। इस कार्यक्रम के मेजबान NTPC ने अपने अध्यक्ष और IRNL के CMD अतुल भट्ट की नियुक्ति की है। देखिए, पुरस्कार और श्रेणियाँ। तो श्रेणी प्रथम के जो पुरस्कार थे, श्रेणी फर्स्ट के प्रथम पुरस्कार मिला है HPCL विशाखा रिफाइनरी को। द्वितीय पुरस्कार मिला है NTPC सिमहाद्री को। तृतीय पुरस्कार मिला है भारतीय विमानपट्टनम प्राधिकरण को। बात करते हैं श्रेणी 2 की। तो श्रेणी 2 में प्रथम पुरस्कार गेल को मिला है। द्वितीय पुरस्कार HPCL विशाखा क्षेत्रीय कार्यालय को मिला है। तृतीय पुरस्कार जो है SL यानी शाखा परिवहन एवं प्लेसले स्टेशन कार्यालय को मिला है। सूर्योदय पुरस्कार जो है FCI क्षेत्रीय कार्यालय को मिला है। बात करते हैं श्रेणी 3 की। तो देखिए, प्रथम पुरस्कार
MSTC को, द्वितीय पुरस्कार HPCL फैक्ट्री को, तृतीय पुरस्कार ECGC भारतीय ऋण निगम को। बात करते हैं आज के अगले करंट अफेयर की। तो देखिए, उड़ीसा सरकार ने वित्त वर्ष 2025 के लिए 2.65 करोड़ लाख रुपए का बजट पेश किया है। उड़ीसा सरकार इस साल बजट में कृषि और महिला शक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करेगी। देखिए, वित्त वर्ष 2025 का बजट 2023-24 के लिए 2.30 लाख करोड़ रुपए बजटीय अनुमान से लगभग कितना अधिक है, तो 15% अधिक है। यह बात याद रखेंगे। तो इस राज्य ने क्या किया है, तो कृषि के लिए 33,919 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो कि पिछले वर्ष किए गए आवंटन से लगभग 36% अधिक है। किसानों के लिए समृद्ध कृषक योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बजट में 1,935 करोड़ रुपए परिव्यय के साथ किसानों के लिए एक नई योजना CM किसान की घोषणा की गई है। राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी ABPMJY को लागू करने का निर्णय लिया है। सरकार ने बीजू सेतु योजना का नाम बदलकर सेतु बंधन योजना कर दिया है, जबकि मेक इन उड़ीसा का नाम बदलकर उत्कृष्ट उत्कल कर दिया गया है। सरकार ने कालिया बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना यानी BSKY का अब बीजू पक्का घर योजना BPGY को जैसी कई योजनाओं का नाम बदल दिया गया है। राज्य सरकार का कालिया योजना का नाम बदलकर CM किसान कर दिया है और श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन SGTA के लिए 500 करोड़ रुपए का कोष बनाया गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।